नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 1 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इससे डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं फुजीवाड़ा इफेक्ट के रिलेटेड। रिसेंटली दो साइक्लोन्स ने टकराया था, दैट इज हिनामनोर और एक अलग साइक्लोन जिसका नाम था गार्डो। तो जब दो साइक्लोन्स टकराते हैं ना तो एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जिसका का नाम कहते हैं फुजीवाड़ा इफेक्ट। ध्यान से देखो, क्लियरली इसका डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पूछा भी जा सकता है दैट फुजीवाड़ा इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फिनोमिना। क्या करोगे आप, है ना, समझ रहे हो बात। सो फुजीवाड़ा इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर दो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टकराते हैं। ध्यान देना, टेम्परेट साइक्लोन्स की मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वैसे साइक्लोन्स होते हैं जो एक ही रीजन में एक ही समय फॉर्म होते हैं, जिनके आई का डिस्टेंस जो होता है ना, अब आई क्या होता है ये मत पूछना, ये वी हैव ऑलरेडी डन इट इन क्लास, राइट। और आप लोगों में से जो ऐसे हैं who have not done it and you want to actually join our sessions, then you can contact on to these numbers. Sessions are available for you guys, ठीक है। anyways, so जो ये साइक्लोन्स के आईज होते हैं ना, ये भी आईज दे आर मोर और लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर या फिर उससे कम, है ना। और ऐसा भी हो सकता है दैट एक साइक्लोन जो है वो थोड़ा छोटा हो, दूसरा साइक्लोन जो है वो थोड़ा बड़ा हो, एक साइक्लोन नॉर्मल साइक्लोन हो, दूसरा साइक्लोन सुपर साइक्लोन हो, बिल्कुल हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। सो इसी को कहता है फुजीवाड़ा इफेक्ट। नाउ फुजीवाड़ा इफेक्ट की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो इसमें कुछ कुछ इंटरेक्शंस होते हैं। एक तो होता है वीक इंटरेक्शन, एक होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में क्या होता है, जब दो साइक्लोन्स आपस में टकरा रहे हैं ना तो बड़ा वाला साइक्लोन छोटा वाला साइक्लोन को इनगल्फ कर लेगा। समझ रहे हो, देखो यहाँ पर भी हो रहा है, बड़े वाले साइक्लोन जो है ये छोटे वाले साइक्लोन्स को इनगल्फ करके ये वाला साइक्लोन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है। बट दूसरे वाले वीक इंटरेक्शन में क्या होता है दैट हाँ कभी कभी ये जुड़ जाता है या फिर इसका इंटेंसिटी तो उतना ही रहता है बट छोटा वाला साइक्लोन गायब हो जाता है। समझ रहे हो, तो वही है। देखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंप्लीट मर्जर या फिर पार्शियल मर्जर हमें देखने को मिलता है, जहां पर छोटे वाले साइक्लोन्स जो है या तो कंप्लीटली मर्ज कर जाता है इनटू बड़ा वाला साइक्लोन या तो पार्शियली मर्ज करते हैं इनटू बड़ा वाला साइक्लोन। बट कंप्लीटली स्ट्रेनिंग आउट, पार्शियली स्ट्रेनिंग आउट और इलास्टिक इंटरेक्शन में लेकिन क्या होता है दैट वो वाला बड़ा वाला साइक्लोन तो रहता ही है बट छोटा वाला साइक्लोन जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फुजीवाड़ा इफेक्ट, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 कहा जा रहा है इन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा पहली बार हुआ है, जी हाँ ऐसा पहली बार हुआ है 1947 के बाद, है ना। एंड एक ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको लॉन्च किया गया है भाई भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन, 2 वॉल्यूम्स में ये लॉन्च किए गए हैं। देखो क्या है ना, इसमें कुछ कुछ सच्चाई दिखाया गया है हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के रिलेटेड, और भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन चाहती है दैट हमारे पॉलिसी मेकर जो है इन सच्चाई को जाने। तो ओवरऑल हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटी देखोगे अराउंड 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 211 सेंसस। बट स्टिल अगर डेवलपमेंटल पिरामिड में देखोगे ना, ये सम ऑफ द बॉटम हायरार्कीज में लाई करते हैं इवन आफ्टर द फैक्ट दैट हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो सवाल होता है इस रिपोर्ट का की हाईलाइट क्या है। देखो ये रिपोर्ट स्टेट करता है दैट इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो है इंडिया के दे हैव बीन पुश्ड फार्दर अवे फ्रॉम एल्यूवियल प्लेन्स एंड फर्टाइल रिवर बेसिन्स। कहाँ पर, हार्शेस्ट इकोलॉजिकल रीजन्स जैसे हिल्स में, जैसे फॉरेस्ट में, जैसे ड्राईलैंड्स में इनको धकेल के फेंक दिया गया है। बट ये तो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है ना। गोल क्या है, गोल यही है दैट स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जा सके इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स, एक्टिविस्ट और एकेडमिक्स को, जिससे वो लोग ट्राइबल के इशू को प्रॉपरली समझे। दैट ये तो पहला तो ये हालत नहीं था पहले
ऐसा, बट अभी हमें ये हालत क्यों दिख रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू अपलिफ्ट देयर कंडीशंस? दैट इज़ व्हाट वी नीड टू, राइट? नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ। वैसे तो कल भी न्यूज़ था दोस्तों ब्लैक कोरल्स को रिलेटेड, बट अभी जो है ना यूनाइटेड नेशंस के पैनल ने रिकमेंड किया है दैट ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ को जो है डिजिग्नेट कर देना चाहिए, दैट ये एक ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो क्या डेंजर में लाई करता है। नाउ यह है ऑस्ट्रेलिया, है ना, यह है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड प्रोविंस। क्वींसलैंड प्रोविंस के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है ना, ये वाला रीजन में ग्रेट बैरियर रीफ हमें देखने को मिलता है। 1995 के बाद से तो बहुत ज़्यादा इसमें कोरल्स ऑलरेडी लॉस हो चुका है, बट अभी इसको इन डेंजर लिस्ट करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लीचिंग इवेंट्स फ्रीक्वेंट हो गए हैं, एंड दैट इज़ मेनली ड्यू टू द ला नीना इवेंट, जहाँ पर यहाँ पे कोल्डर वाटर का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो आपको तो पता ही है दैट जो कोरल जो है ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेवल में जिंदा रहता है, उससे ज़्यादा हो जाने से तो भी वो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, बहुत कम होने से भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा, एंड दिस ऑल थिंग वी हैव डन इन द सेशंस व्हेन वी आर रीडिंग कोरल्स। सो ब्लीचिंग अकर करता है जब वाटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे कोरल जो है ना, कोरल्स देखो कोरल क्या होता है ना, बेसिकली इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पर वेरियस रंग का हमें कोरल्स देखने को मिलता है। और वो रंगीन कहाँ से मिलता है पता है? एक कलरफुल एल्गी आ जाती है जिसका नाम रहता है जूज़ैंथले। वो कलरफुल एल्गी जब इस ऑर्गेनिज्म से आती है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है और वो इसको कलर प्रोवाइड करती है। बट जब एक्सट्रीम ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, एक्सट्रीम कम टेम्परेचर हो जाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म भाग जाती है। इससे कोरल जो है वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसी बात नहीं है दैट कोरल रिकवर नहीं कर सकती है, बिल्कुल रिकवर कर सकती है, बट एक रिपोर्ट के दौरान क्लियरली यूनेस्को ने बोला है दैट कोरल रीफ जो है ना, उनका रिकवरिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत हद तक घट गई है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है बहुत डेंजर हो गया है। नेक्स्ट, रैंसमवेयर अटैक। एम्स, नेशनल कैपिटल में एम्स तो है, आपको पता है ना। 7 कंसेक्यूटिव डे के लिए एम्स का जो वर्किंग है ना वो ठप हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि रैंसमवेयर का अटैक हुआ था वहाँ के कंप्यूटर्स के ऊपर। सवाल होता है रैंसमवेयर होता क्या है? रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा और आपको कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलेगा ना। तो सवाल होता है कंप्यूटर का एक्सेस कैसे मिलने के लिए क्या करेंगे भाई? अब जो हैकर अटैक करता है ना आपके कंप्यूटर्स में, वो आपसे रैंसम चार्ज करता है, पैसे चार्ज करता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस एंड ऑल। तो आप पहले उसको पैसे दोगे, उसके बाद ही वो आपको एक ऐसा की देगा जिससे आप अपना कंप्यूटर खोल सकते हो। समझ रहे हो बात? सो वही चीज़ बोला गया है, अटैकर्स डिमांड अ रैंसम, जिससे क्या वो आपका डेटा को रिस्टोर किया जा सके। और आपको तो पता ही है डेटा इज़ द न्यू करेंसी, बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है? सो यू नीड टू रिमेंबर इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम पॉक्स। दोस्तों मंकी पॉक्स के बारे में आपने सुना है ना? अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ दैट आपका मंकी पॉक्स हो गया है तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है ना, अरे भाई मंकी पॉक्स, बंदर पॉक्स, इस टाइप से कुछ। तो इसीलिए WHO ने भी बोल रही है देखो भाई, हम लोग और मंकी पॉक्स जो है ये टर्म यूज़ नहीं करेंगे, उसके जगह हम एक नया टर्म यूज़ करेंगे जिसको कहेंगे एम पॉक्स, जिससे ये मंकी पॉक्स वर्ड जो है ये रेसिस्ट और काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मेटाइजिंग लगता है, वो चीज़ जिससे ना लगे। मंकी पॉक्स की अगर बात करें 1970s में ही इसको नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक वायरस है जिसके कारण डिजीज़ फैलता है, और पहला इसको डिस्कवर किया गया था 1958 में कैप्टिव मंकीज़ में। एज सच अगर देख लीजिएगा ना, मंकीज़ से इसका लेना देना कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये फैलाया जाता है चूहों के द्वारा, रोडेंट्स के द्वारा। समझ लो बात? सिर्फ नाम है मंकी पॉक्स। क्यों? क्योंकि पहले इसको कैप्टिव मंकीज़ में ही फाउंड आउट किया गया था। नया ड्रॉट रेजिलियंट वीट जीन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो क्या साइंटिस्ट ऑफ जॉन इन्स सेंटर ने कोलाबोरेट किया है विद इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स, और उन्होंने बनाया है एक रिड्यूस हाइट और सेमी ड्वार्फ जीन जिसका नाम है RHD13। नाउ इश्यूज़ क्या है विद अर्लियर ड्वार्फ सीड्स? पहले क्या ड्वार्फ सीड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, बट वो ड्रॉट लाइक कंडीशंस में जो है ना प्रॉपरली सर्वाइवल उनका मुश्किल था, ठीक है? एंड दीज वैराइटीज आर प्लांटेड डीपर
टू एक्सेस मॉइस्चर, मतलब अभी जो नया प्लांट RST-13 बनाया गया ना, इसको आप मिट्टी के डीपर में भी खोद सकते हो, जिससे डीपर जो आपका मॉइस्चर है ना, उसको वो गेन करके आराम से सरफेस ऑफ सॉइल में आकर वह पनप सकता है, जो कि अब पहले के वैराइटीज़ नहीं कर सकते हैं। बट बाय द वे पहले ही मैं बता देता हूँ, ये जो वीट जीन है ना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूज़ इन ट्रांजिशन, एज सच दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, but in future of course the developments will come associated with it and we'll keep on discussing that as well, right? Till then अब MCQs देख लेते हैं। कल MCQs जो पूछा गया था, जो सबसे easiest MCQ था, which among the following planet is also known as red planet, answer was Mars, B, right? So yes, you guys have given the correct answer. आज का क्वेश्चन है, extensive coral bleaching events has led UN panel to recommending Great Barrier Reef be designated as World Heritage Site in danger. Now क्वेश्चन ये है दैट ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड किस कंट्री के सामने है? साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। विल वेट फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर डिस्कशन विद अस।